अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, एरोमेटिसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे, फिर किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है या नहीं है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एरोमेटिसिटी। तो देखो बच्चों, एरोमेटिसिटी क्या है? ये है प्रॉपर्टी ऑफ conjugated cycloalkene which enhances stability of molecule due to delocalization of electrons present in pi orbitals। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी प्रॉपर्टी कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन की जो कि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। और ये स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है? ये होता है जो इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल्स में हैं उनके डीलोकलाइजेशन के कारण। इसी को बोला जाता है एरोमेटिसिटी। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which show organic compounds which shows aromaticity are called aromatic compounds। समझ गए बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिसिटी मिलती है या एरोमेटिक कैरेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स हैं जैसे बेंजीन, है ना, एंथ्रासीन, नेप्थलीन। और भी फंक्शनल कंपाउंड में अगर आप देखोगे फंक्शनल एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं, लाइक फिनॉल, है ना, एनिलीन एक्सेट्रा। और ये तो एक चैप्टर ही पढ़ना है जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर मिलता है, मींस एरोमेटिसिटी मिलती है, उनको बोलते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। अब देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है। मींस उसमें जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए हमें क्या क्राइटेरिया, क्या रूल्स याद रखने होंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, या हम कहें कि रूल्स फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर्स। कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको ये बताना है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो इनके लिए आपको क्या क्या रूल्स याद रखने हैं, क्या लॉ दिया गया है। इसके लिए एक लॉ दिया गया है और ये होता है कौन सा रूल? हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, कि एरोमेटिसिटी का हकेल रूल्स, हमें इसको अच्छी तरह से डिस्कस करना है। तो देखो, इस रूल्स के जो पोस्टुलेट हैं, ओके, तो इन पोस्टुलेट्स को हमें याद रखना है। पहला कि मॉलिक्यूल मस्ट साइक्लिक fully
कॉन्जुगेटेड और पॉलीइन। तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? एक तो साइक्लिक होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूल हैव साइक्लिक delocalization molecule have cyclic delocalization of pi electron loop having 4n+2 pi electrons। कि मॉलिक्यूल में हैव साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या पाई इलेक्ट्रॉन लूप हैविंग, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड थर्ड लॉ में आते हैं कि इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, समझ गए बच्चों, कि इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी काउंटेड इन पेरिफेरल पाई ऑर्बिटल लूप। तो ये तीन पोस्टुलेट्स हैं एरोमेटिसिटी के। एक तो मॉलिक्यूल फुली कॉन्जुगेटेड पॉलीइन होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है मॉलिक्यूल हैव साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लूप हैविंग 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये मैन है। और यहाँ पर बता दूं n 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इस तरह वैल्यू होगी n की एक इंटीजर में, 0 भी हो सकता है। और दूसरा है पॉलीसाइक्लिक। अगर कोई पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें आप देखोगे ओके कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन जो लिए जाएंगे, काउंटेड किए जाएंगे, वो केवल पेरिफेरल पाई ऑर्बिटल लूप से लिए जाएंगे, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होंगे। तो ये तीन अगर पोस्टुलेट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फुलफिल करता है तो वो एक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। एक एक एग्जांपल से लेते हैं हम पहले। ये है हमारे पास बेंजीन। ओके, बेंजीन में देखोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है कि ये इस तरह से, और हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, ये हर एक कार्बन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं से एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है इस तरह का। तो ये कहलाता है साइक्लिक, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन लूप। अब आता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन, पहले यहां बता दूं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एक्सेट्रा, which are delocalized। कैसे होने चाहिए? which are delocalized with loop of pi ring, या ठीक है, या साइक्लिक रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि पाई इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो पाई बॉन्ड के कारण हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है।
ओके, ये होगा इस तरह से कि नेगेटिव चार्ज हो सकता है लोन पेयर जो कि डीलोकलाइजेशन करेगा, डीलोकलाइज्ड होगा एक लूप के थ्रू, मतलब साइक्लिक रिंग बनेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो है कि बेंजीन में आप देखोगे कि ये जो है p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम इस तरह से लें कि ये है हमारे पास बेंजीन, तो ये बेंजीन में ये p ऑर्बिटल्स हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पाई ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये इस तरह से इनमें एक साइक्लिक लूप बनता है इलेक्ट्रॉन का इस तरह। तो ये है, ठीक है, साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन लूप। अब आता है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखो, पहला ये है कि ये साइक्लिक पॉलीइन है, ठीक है। दूसरा है कि 4n+2 पाई इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है, इस तरह से कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक इसी तरह से अगर हम आ जाएं कि ये है हमारे पास नेप्थलीन, तो ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है कि नहीं। तो वो इस तरह से शो किया जाएगा कि इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरी रिंग में, कार्बन की रिंग जो बन रही है इसमें एक पेरिफेरल पोजीशन में फैला होता है और पूरी कार्बन को इस तरह से कंप्लीट सराउंडेड करके रखता है। तो ये जो क्लाउड बन रहा है कि यहाँ पर जो 6 कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये है पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक लूप। तो यहाँ पर भी देखो आप 4n+2 अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन लें तो ये है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2। तो ये भी एक क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी तरह से अगर हम एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, तो अगर हम इसमें देखें कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो पहले हम इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिख दें। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रिंग होगी इसमें पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो आप इनके पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन में टोटल लेंगे, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ये, तो 4 6 8 10 12 14, मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन रिंग बनेगी वो इस तरह से आएगी कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ हो गया। मतलब कुल मिला के अगर आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 14। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि रिंग में आ रहे हैं और बाकी ये जो पेयर है यहाँ बीच पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर ये जो क्लाउड बना रिंग, ये है पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि इस कंपाउंड में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो क्या लिए जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14। ये जो इलेक्ट्रॉन है ध्यान रखें, ये हमें डीलोकलाइज्ड पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन, ये जो है नॉट, हम इसको लिखेंगे कि ये क्या नहीं है, हमारे पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे केवल ये 14 इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे
और यहाँ n का वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3। ठीक है, तो ये भी एक क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरह से। तो एरोमेटिसिटी अगर हमें किसी पॉलीइन में देखना है तो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स केवल पाई इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करेंगे। अगर 2 रिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रिंग है। ठीक इसी तरह से अब हम आ जाते हैं, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और एक होते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स, बेंजीनोइड। ठीक है, ये होंगे बेंजीनोइड्स कंपाउंड। तो बेंजीनोइड कंपाउंड मतलब कंटेन बेंजीन रिंग स्केलेटन। समझ गए बच्चों कि इनमें बेंजीन रिंग स्केलेटन दिखेगा। जैसे इसी में आप देखते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कि बेंजीन आ गया, यहाँ पर एंथ्रासीन हो गया। ठीक है, इसी तरह से सॉरी ये नैप्थलीन है, ये क्या है, नैप्थलीन। और इस तरह से ये जो है ये है एंथ्रासीन। ओके, और भी देखो कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम फंक्शनल कंपाउंड की बात करें तो ये भी है। एक अगर आप देखेंगे तो एक होता है इस तरह का कंपाउंड, ठीक है, क्यूनोलिन हो गया, क्यूनोलिन है ना। इसके अलावा पिरिडीन हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं। ठीक है, बेंजीनोइड है। तो जिनमें बेंजीन स्केलेटन दिखता है उनको बोलेंगे हम बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल, क्यूनोलिन है ना, पिरिडीन हो गया, ये है इस तरह से। दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनोइड्स एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड मतलब ये एरोमेटिक तो हैं। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर होगा प्रेजेंट, बट बेंजीन रिंग स्केलेटन नहीं हो, नॉट प्रेजेंट, कि इसमें बेंजीन रिंग स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर तो मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कि ये है हमारे पास, जैसे पायरोल ले लें हम, है ना, ये 2 मिनट, कि एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर दिख रहा है लेकिन वो बेंजीन रिंग नहीं रखते। जैसे कि ये है क्या, पायरोल हो गया, है ना, इनका लोन पेयर मिलके पूरी रिंग बनाते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हो गया फ्यूरेन, ये इस तरह से। ठीक है, तो फ्यूरेन में भी जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर, मतलब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई और प्लस लोन पेयर, ये सब मिलके पाई बॉन्ड, मतलब जो पाई बॉन्ड वाले हो गए 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 4n+2 पाई हैं वो 4 तो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे बच्चों, पाई बॉन्ड, और प्लस एक क्या होगा, लोन पेयर, इससे मिलके बना है, मतलब ये वाला, ये है फ्यूरेन हो गया, है ना। ठीक इसी तरह से एक थायोफीन होता है, थायोफीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, सल्फर होती है इसमें इस तरह से, थायोफीन, पायरोल। ठीक है, ये है। ठीक इसी तरह से कुछ आयनिक स्पीसीज भी हैं, जैसे कि आप देखोगे ये है एक नेगेटिव चार्ज,
तो ये भी एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग बनाता है पाई नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइन। ओके, ठीक इसी तरह से ये है एक कंपाउंड इस तरह का, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइलियम कैटाइन। ये भी एक एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, कैटाइन हो गया। ठीक इसी तरह से ये है एक हमारे पास एक कंपाउंड ट्रोपोलियम कैटाइन हो गया। ट्रोपोलॉन खुद ही एक एरोमेटिक कंपाउंड है इस तरह का, क्योंकि यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड स्टेट है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो ये है ट्रोपोलॉन। ओके, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड पॉलीइन है। ठीक इसी तरह से आप देखोगे कि ये इस तरह का एक कंपाउंड है, y पाई पाई पाई, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये भी एक क्या है बच्चों, एरोमेटिक होगा। अगर हम इनमें चले जाएं कि अगर हमारे पास ये है एक साइक्लोब्यूटीन और यहाँ है ये है साइक्लोब्यूटाडाइइन। ठीक है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ या यहाँ पर भी आ जाए कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ये, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, एरोमेटिक होंगे, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 0 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, जबकि ये एंटी एरोमेटिक है, जबकि उसका बाई कैटाइन बाई एनाइन एरोमेटिक होंगे। ठीक इसी तरह से अब देखेंगे कि ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टब सेब स्ट्रक्चर रखता है ऐसा, तो इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूल हो वो प्लेनर होना चाहिए। चूँकि ये टब सेप हो जाता है इसलिए इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता, इस तरह से होता है। तो ना तो एरोमेटिक है और ना ही ये क्या है बच्चों, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब यहाँ पर हम इसमें 8 हो रहे हैं और हम इसमें 2 एक नेगेटिव चार्ज लगा दें, तो ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब अगर हम यहाँ इस तरह से ले लें कि ये है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दें और ये ले लें, या फिर हम इसी को नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ले लें कि हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो ये फिर एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। मतलब ये इस तरह से फिर ये एरोमेटिक कैरेक्टर के रूल को फॉलो करेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दें आप एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो दोनों में एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, तो ये बोथ क्या हैं, एरोमेटिक। समझ गए ना। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड, एक और एक क्वेश्चन आता है कि ये एरोमेटिक होगा या नहीं, ये है। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और इनमें क्या होता है कि रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, therefore it is non planar, ठीक है, और नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर हम इसके 2 हाइड्रोजन ऐड हटा के और ऑक्सीजन ऐड कर दें या NH ऐड कर दें या CH2, तो ये एक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। ऐसे इस तरह से बन जाएगा ये कंपाउंड। ये है कि यहाँ पर हम CH2 कर दें और बाकी यहाँ पर इस तरह से हम इसमें डबल बॉन्ड का यूज़ कर दें, जो नेचर था ये
इस तरह से ये है, तो यहाँ यहाँ यहाँ, तब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। चाहे आप यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दें, NH जोड़ दें, तो ये एक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम ये देखें कि डबल बॉन्ड और ये है हमारे पास एक कंपाउंड यहाँ यहाँ और यहाँ, अगर हम इस तरह आयोनाइज्ड कर दें, ठीक है, इस ये है ये है, आप इसमें यहाँ निगेटिव चार्ज ले लें और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी एक क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर रखेगा। तो इस तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भी देखो, इसके लिए n की वैल्यू 1 है और यहाँ n की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर इस कंपाउंड में चले जाएं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ चले जाओ इसमें, तो ये वाले कंपाउंड में n की वैल्यू 2 आएगी, और इस वाले में, ऊपर वाले में चले जाओगे तो n यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एरोमेटिसिटी के लिए एक साइक्लिक कंपाउंड पॉलीन कॉन्जुगेटेड, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं तो ध्यान रखें उसमें केवल पैरल इलेक्ट्रॉन ही एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए लिए जाएंगे। बेंजॉइड हो गए, नॉन बेंजॉइड्स हो गए, जिनमें बेंजीन रिंग जैसा नहीं दिखता लेकिन वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये तो था हमारा क्या, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब मैं एक एंटी एरोमेटिक और बता दूं पहले, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, या हम इसी को बोलेंगे एंटी एरोमेटिसिटी। ओके, कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिसिटी, आपको ऑब्जेक्ट जो मिलता है उसे पहचानना होता है कौन एरोमेटिक है कौन, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक मतलब ये होते हैं पॉलीसाइक, ठीक है, ये कहलाएंगे साइक्लिक, या ठीक है, साइक्लिक पॉलीइन fully conjugated delocalized pi electron loop containing, 2 मिनट, loop having 4n pi electrons, n इक्वल टू क्या हो, 1 0 1 2 3, called एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों, बिल्कुल पूरा वही है, साइक्लिक पॉलीन होनी चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन लूप होगा, और इस लूप में 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहलाते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दे आर हाईली थर्मल अनस्टेबल बट फोटो केमिकली स्टेबल। अनस्टेबल जो नेचर है इनका, अनस्टेबल नेचर ड्यू टू क्लोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन लूप, therefore they increase stability by breaking pi cloud loop and having, ठीक है, and so पैरामैग्नेटिक नेचर। समझ गए बच्चों कि ये वो कंपाउंड हैं जो थर्मली अनस्टेबल हैं, इनमें सब कुछ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है लेकिन ये अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने वाई बॉन्ड को ब्रेक को लूप को तोड़ देते हैं और लाइट की प्रेजेंस में जल्दी ब्रेक होता है, और यही कारण कि थर्मोकेमिकली स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल है देखो आप, जैसे ये है एक
है ना। तो 4n इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, कि अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 पाई, तो n की वैल्यू 1। तो देखो ये साइक्लिक है, पॉलीइन है, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, आप देख रहे हैं, डीलोकलाइज्ड है। तो ये एक क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, इसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये कंपाउंड है पॉजिटिव चार्ज वाला, तो ये भी एक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर आपने ये ले लिया ट्रोपोलियम कैटायन की जगह एनाइन ले लें आप, तो ये भी एक क्या होगा, इस तरह से देखो आप, यहाँ पर अगर हम ये एक एनाइन ले लें, ठीक है, तो ये भी एक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर आप साइक्लोप्रोपेलियम कैटायन की जगह एनाइन ले लें, यहाँ पर ये है, तो ये भी एक क्या है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू आप देखोगे 2 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इस तरह से। तो ये सब क्या है, एंटी एरोमेटिक। थर्मली अनस्टेबल है, फोटोकेमिकली स्टेबल है, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और ऐसे कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। अगर हम ये कहें कि ये एक कंपाउंड है डबल बॉन्ड O इस तरह का, और अगर ये इस तरह से चेंज हो जाए कि यहाँ इनोलाइजेशन हो जाए और ये, तो ये इनोलाइजेशन हुआ, तो ये इनोलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि ये क्या है, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये एक क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, समझ गए ना। तो इस तरह से ये, और भी देखो अगर आप इसको देखें कि यहाँ पर हम ये ले लें, इस तरह का ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, और हम इसे इस तरह से ब्रेक कर दें, ठीक है, कि अगर आप इसे किस तरह ब्रेक कर दें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाना है, मतलब ये हो गया आपके पास, ऐसे ब्रेक कर दो, ये है कि यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ प्लस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, समझ गए ना। तो इस तरह से एरोमेटिसिटी, ठीक इसी तरह से ये है, अगर आपके पास एक कंपाउंड ये है और आपने देखा था कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हम प्लस लगा दें, तो ये भी एक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, इस तरह से, समझ गए ना। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज, इन कुछ पॉइंट्स याद रखना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो थर्मली स्टेबल, डायामैग्नेटिक, ये है, गिब्स, ठीक है, और इनमें जो है गिब्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in the place of addition reaction, ठीक है, not easily oxidized by oxidizer, ठीक है, reducer एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर आप एंटी एरोमेटिक की बात करें, एंटी एरोमेटिक, तो थर्मली अनस्टेबल, और ये फोटो केमिकली अनस्टेबल होते हैं बच्चों, ठीक है, फोटो केमिकली अनस्टेबल, ये ध्यान रखना है कि जो थर्मली स्टेबल हैं ये फोटो केमिकली अनस्टेबल, ये है थर्मली अनस्टेबल बट फोटो केमिकली स्टेबल, ओके, ये है। और पैरामैग्नेटिक गिव
एडिशन रिएक्शन इजीली, इस तरह से। तो ये है एंटी एरोमेटिक में मेन डिफरेंस। और एक होते हैं नॉन एरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये होते हैं कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड बट नॉट fully conjugation in double bonds, like as ये है साइक्लोपेंटाडाइन, है ना, ये हो गए साइक्लो हेक्साडाइन, इस तरह के। मतलब जिनमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों कंडीशन नहीं मिले वो है नॉन एरोमेटिक। अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर कौन आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और फिर आ जाएंगे क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरह से। तो ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और यही इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का तो ऑर्डर अलग आएगा। तो इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो ये है हमारा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में। एक दो एप्लीकेशन बता दूं मैं बस लास्ट में, कि एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, एरोमेटिसिटी। जैसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइंस। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी देखना चाहें तो ध्यान रखें कि जो एरोमेटिक कार्बोकैटाइन एंड एनाइंस आर more stable than normal कार्बोकैटाइन और एनाइन। मीन्स हम ये कहें कि ये जो है कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल देन R3, ठीक है, C+, या हम और भी ले सकते हैं बेंजाइल, इस तरह के, इनसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास ये आयन तो मोर स्टेबल देन R+, ठीक है, इस तरह से। तो ये इनकी स्टेबिलिटी, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा साइक्लोपेलियम, ये है कार्बोकैटाइन, इस तरह के। तो ये ध्यान रखें कि अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आता है तो ऐसे कार्बोकैटाइन हाईली स्टेबल होंगे। दूसरा है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इन कंपाउंड, ठीक है। तो एसिडिक नेचर में अगर प्रोटॉन जैसे ये है तो आप देखोगे कि ये हाईली एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है हाईली एसिडिक? क्योंकि यहाँ से H+ रिमूव हो जाए तो ये एक क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एनाइन। तो ये हाईली एसिडिक होता है ताकि ये अपने आप को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर सकता है। ठीक इसी तरह से अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लें, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि ये है एक क्लोराइड वाला है हाईली रिएक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तुरंत अपने आप को कार्बोकैटायन में चेंज कर देता है इस तरह से, तो ये एक स्टेबल बन जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम साइक्लोप्रोपोलियम कार्बो इसको क्लोराइड की बात करें तो ये भी तुरंत क्लोराइड निकालेगा और अपने आप को इस तरह से स्टेबल बना लेगा। ये है, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। रीज़न है इनमें कि ये एक क्या बन गए,
एरोमेटिक कैटाइंस, है ना, कि जो कंपाउंड अगर इजीली अपना क्या वो कर सकते हैं कि हैलाइड ग्रुप या कोई भी ग्रुप रिमूव कर सकते हैं, वो एरोमेटिक होगा। इनोलाइजेशन देखो, इनोलाइजेशन, ठीक है, फास्ट इफ, ठीक है, इनोल फॉर्म सो एरोमेटिक कैरेक्टर, अगर इनोल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है तो इनोलाइजेशन फास्ट हो जाएगा। जैसे ये है मान लो डबल बॉन्ड ओ और ये है, तो ये तुरंत इसी फॉर्म में रहेगा और ये एक फिनोलिक कंपाउंड में चेंज हो गया, ठीक है, तो इसमें बहुत जल्दी इनोलाइजेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप देखो यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड ओ और ये डबल बॉन्ड है तो इसका तुरंत इनोलाइजेशन हो जाएगा और ये इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, तो इनोलाइजेशन बताया जा सकता है। फोर्थ है, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर आप ये रिएक्शन है और यहाँ पर AgNO3 मिला दें, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा। आप सब्स्टिट्यूशन सोचोगे, ठीक है, या इस तरह से यहाँ पर हम बल्कि AgOH ले लें, यहाँ पर ये है, ठीक है, OH, तो आप देखोगे कि ये किस में चेंज हो जाएगा, इस तरह से यहाँ प्लस और यहाँ OH माइनस प्लस AgCl, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ना कि अल्कोहल। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि इस तरह से इसमें सब्स्टिट्यूशन होने से, ठीक इसी तरह से मान लो ये कंपाउंड है Br, ये है Br प्लस 2AgOH, तो तुरंत हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसा, यहाँ 2OH प्लस AgBr, ये भी एक क्या बनेगा, बेसिक कंपाउंड। तो एरोमेटिसिटी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड की जो डिसाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। तो आप अच्छी तरह से पहचान जाओगे कि हमें किन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहना है और किन्हें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहना है। ओके, ठीक इसी तरह से मैं एक ये कंपाउंड बना रहा हूँ, इसको किस तरह से आयोनाइज्ड करें कि ये दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएं। तो आप इसको इस तरह से जोड़ दें, यहाँ माइनस ले लें इस तरह से, और ये है, तो हम इसको कैसे आयोनाइज्ड करें कि ये एंटी एरोमेटिक हो जाए। तो आप इसको इस तरह से ले लें, 1 2 3, यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ प्लस, तो दोनों रिंग क्या होंगी, एंटी एरोमेटिक, इस तरह से। ओके, तो आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल का भी, ठीक है, डायरेक्शन, ओहो, कि अगर आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखना है तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पर एक और लास्ट बता दूं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि यहाँ पर ये कंपाउंड है और आपको बताना है कि इसमें क्या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट का होगा, ठीक है। तो देखो ये ज़्यादातर कंपाउंड क्या होगा, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर के अनुसार आपको डायरेक्शन रखना है। तो यहाँ पर आप माइनस लगाओगे और यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, कि यहाँ पर आप दिख रहे हैं प्लस है और यहाँ पर माइनस, इस तरह से ये है कि किसी भी कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी, जैसे और भी हैं एग्जांपल्स, ये है, अगर हमें इसमें डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट का लेना है तो कैसा होगा, देखो एरोमेटिक कैरेक्टर के बेस पे डिसाइड करोगे आप, तो यहाँ लगा दो माइनस और यहाँ लगा दो प्लस, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल
मोमेंट, इस तरह से। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस पर हमें एरोमेटिसिटी के बेस पर बतानी होती हैं। तो यहाँ पर था एसिडिक नेचर। ठीक है, तो ये था हमारा कुल मिला के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। एक बार मिला लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कहीं पर भी। और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और इन सब की स्टेबिलिटी का मैंने ऑर्डर बता दिया। ओके, तो एंड करते हैं।